देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर देखिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, पार्टी का नाम है अंबेडकर समाज पार्टी। यहाँ पर अंबेडकर समाज पार्टी द्वारा जो है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, यानी कि ईवीएम को हटाओगे तो आपका देश बचेगा, और देश जब सुरक्षित रहेगा तो यहाँ के लोग भी जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और अपनी जो पीड़ित, वंचित, शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद होगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। सर, जिस तरीके से आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो सेमिनार थी, सर ये क्यों आपको लगा कि रखनी चाहिए? देखिए मैडम, दो इशू को लेके सुप्रीम जो लोगों को पकड़ा जाता है टेररिस्ट के नाम पर या किसी और में, और 20-20 साल 24-24 साल जेल में रखने के बाद में कोर्ट कहता है कि भाई ये एक बेगुनाह है, तो ये तो नाइंसाफ़ी, उनकी तो आधी ज़िंदगी चलेगी आपकी जेल में। उसको कंपनसेट करने का कोई इनके पास नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है? अगर वो 24 साल बाद, 10 साल बाद वो मुजरिमों को पकड़ने के बाद में कहते हैं ये बेगुनाह है, तो जिसने FIR दर्ज की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पुलिस अफसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। और जो नीचे के जज जिन्होंने उसको फैक्ट्स को और फिगर को नहीं देखा और उनको जेल में डाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी 22 हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, मजलूमों के, दलितों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। और जो सारे फैसले आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला है, कहते हैं कि ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी, बाबरी मस्जिद गैरकानूनी ढंग से तोड़ी, जो राम की मूर्ति थी वो भी गैरकानूनी थी, यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। इन सारी बातों के बावजूद वो कहते हैं कि ये तो ज़मीन हिंदुओं की है, राम मंदिर की है। राम मंदिर के लिए पूरा देश था, कहीं भी दे देते, कहीं भी बना सकते थे, बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर ही क्यों बनाया? तो जिस तरह से जो फैसले आए, सारी बात मानते हुए सब कुछ गलत है, उसके बाद फाइनल जजमेंट आता है कि भाई इस तरह से करके। तो ये जो हुआ, जिस तरह से जस्टिस लोया को मारा गया, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद पूरी जुडिशरी मैं समझता हूँ डरी हुई है इस सरकार से, और ये नहीं करना चाह रहे। दूसरा मुद्दा है ईवीएम का। 129 देशों से ईवीएम हट चुकी हैं। 129 देशों में ईवीएम नहीं है, हटा दी गई, भरोसा नहीं है। और यहाँ के लोगों का भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से बिहार का इलेक्शन हुआ है, उससे क्लियर हो गया है कि ये बीजेपी ये ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रही है। और जहाँ ईवीएम की मशीन बनती है सर, वहाँ पर बैलेट पेपर से जो है चुनाव होते हैं, लेकिन हाँ, जर्मनी से शुरुआत हुई थी, वहाँ ये बैलेट पेपर आ गया। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका में ये बैलेट पेपर पे आ गया, सब कुछ बैलेट पेपर पे आ गया। तो लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों चिपके हुए हैं उस पर? तो ये ईवीएम से अगर इनको ईवीएम से भरोसा ना होता है इनका, सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह का, योगी का और RSS बीजेपी का, तो निश्चित तौर से किसानों को इतने दिन आंदोलन नहीं करना पड़ता। NRC CA पे जो आंदोलन हुआ, 100 दिन का आंदोलन हुआ, मुस्लिम महिलाएं बैठी थीं, कड़ाके की ठंड में बैठी थी, पता नहीं कितनी मर गई, कितने किसान मर गए, इनके कान पर जूं नहीं रंग रही। तो दे आर डेड श्योर कि ईवीएम से वो चुनाव जीत रहे हैं और ईवीएम से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर, अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर अगर ईवीएम है, वहाँ से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी पार्टी आ जाती है, तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती क्या सर? मैडम, जो इस तरह से बैलेंस बना के रखते हैं, वो बिसात बिछाते हैं, ऐसे बिछा देंगे कि ये वोट काट गया, ये वोट काट गया और बीजेपी जीत गई। ये सारी उनकी जो बिसात को बिछाने का वो है, नतीजा है। और ये ईवीएम का नहीं है। ईवीएम तो सारा पहले से भर देते हैं, तमाम लोग हैं। एक तो चिप है, और चिप के माध्यम से आप कैसे ही वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बटन दबाएंगे तो वो हाँ, कई बार आया है कि बटन दबा रहे हैं, BSP का वोट जा रहा है बीजेपी को, बटन दबा रहे हैं कांग्रेस का वोट बीजेपी को जा रहा है। कई बार निकला है ये, इसके मध्य प्रदेश के इलेक्शन में निकला था, बाई इलेक्शन में निकला था, और भी कई बार हुआ है। और जो रिजल्ट आए, रिजल्ट मतलब ये कम से कम 20 लोगों के विनिंग वोट, जो दोनों लूजिंग पार्टी को, विनिंग पार्टी को जो वोट पड़े हैं बराबर, वो एक ही फिगर, एक भी वोट ऊपर नीचे नहीं। जो विनिंग मार्जिन है उसमें भी एक वोट का फर्क नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये ईवीएम को हटना जरूरी है। ईवीएम के लिए अंबेडकर समाज पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर इसको आंदोलन करेगी, किसान आंदोलन के साथ साथ। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंबेडकर समाज पार्टी क्या क्या कर रही है? देखिए, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो, देखिए ये अहम मुद्दा था, न्यायपालिका को एक्सपोज करना।
ईवीएम के बारे में सरकार को एक्सपोज करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे। हम 16 राज्यों में हम अम्बेडकर समाज पार्टी काम कर रही है। ये मिशन और मूवमेंट की पार्टी है, तो इसलिए हम जो उसकी जो बीमारी है उसकी नब्ज को पकड़कर हम उस पर हिट कर रहे हैं। और हम ईवीएम के लिए निश्चित तौर से हम यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन अभी 1 महीने बाद हम शुरू करेंगे, 14 अप्रैल से शुरू करेंगे। हम बहुत बड़ा ईवीएम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन। अच्छा सर, अभी आपने सुना होगा आईएएस अफसर जो भर्ती की जा रही है, लेटर एंट्री, इसके लिए क्या कहेंगे? बिना परीक्षा के जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी कम से कम 20 साल सर्विस करने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। 20 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद में वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा खेल हो रहा है, सारी व्यवस्था से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो सिस्टम है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तबाह कर रहे हैं, जो अपने लोगों को प्लांट कर रहे हैं। पहले से भी वो लोग बैठे हुए हैं जो बगैर परीक्षा के जो वहाँ जाके वो आईएएस की कुर्सी दे देंगे। जैसे जज हैं, कॉलेजियम है, कॉलेजियम में भाई भतीजा बात है। जज का भाई वो चाहे उसने 10 साल अगर खाली सोता रहा है कहीं वैसे किसी उस पर जाके कोई वकालत नहीं की है, 10 साल बाद उसको जज बना देंगे, उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए इतने में वकालत। कहीं ना कहीं लग रहा है फिर से मनुवादी जो व्यवस्था है फिर से सर्टेनली मैडम, सर्टेनली मनुवाद है। मनुस्मृति का राज आ रहा है, संविधान को किनारे पर करके ये सारा काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा तोड़फोड़ ये जो है ये पूरी व्यवस्था से सिस्टम को इतना खराब कर देंगे कि कोई दूसरा आके चला नहीं पाए, उसके लिए मुश्किल हो जाए। हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू है तो जाति होगी, हमें तो आउटकास्ट कहा गया। ये जैसे ही वोटिंग का जैसे ही इसका डेमोक्रेसी आई तो इन्होंने हमें जबरदस्ती का हिंदू बना लिया। आज भी हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं, कहीं बराबर नहीं बैठने देते, आरक्षण का विरोध करते हैं ये लोग। तो हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है कि हम हिंदू नहीं हैं, ये हमें जबरन का हिंदू हैं। जो हज़ारों साल से जो हिंदुत्व की व्यवस्था थोपी है, देवी देवता इन्होंने हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, उनकी वजह से हमारे लोग परेशान हैं उन्हीं करके। जो आज का आपका प्रोग्राम है उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य है जो न्यायपालिका जिस तरह से बदमाशी कर रही है, न्यायपालिका दलितों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, जो बेगुनाह जो कैदी जो छोड़े जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, उसमें 95% मुस्लिम हैं। किसी भी मुसलमान नौजवानों को पकड़ लो, कह दो आतंकवादी है। अभी ये यूपीए में अमेंडमेंट की अभी तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी धरने प्रदर्शन करते हैं या सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करते हैं उन्हें देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिया जा रहा है। देखिए, ये तो आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी, वो वक्त आ गया है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, किसान का आंदोलन नहीं, देशद्रोही कहा जाता है। हाँ, वो देशद्रोही कहेंगे ही, वो देशद्रोही कहेंगे। जो देशद्रोही हैं, जो विदेशी हैं, वो यहाँ हुक्मरान बनने बैठे हैं। तो इसके खिलाफ देश की आज़ादी की जंग हमें छेड़नी पड़ेगी। आज भी हम गुलाम हैं चंद सवर्ण हिंदुओं के, जो मुश्किल से 10-12% हैं, वो यहाँ हुक्मरान बने हुए हैं। जो हराम की खाने वाले हैं वो हुक्मरान बने हुए हैं। हम कमा के खाने वाले दलित मुसलमान और पिछड़े हैं, वो उनको ये परेशान कर रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, जब हुजूम निकलेगा, जब लोगों को समझ में आ रहा है। आज जाटों की समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। तो वो उनकी समझ में आ गया कि नहीं भाई ये सच्ची लड़ाई है, अब ये इनका हमारा साथ नहीं हो सकता। ये देखा गया है सर, कोई भी बिल पास होते हैं ना विपक्ष से पूछा जाता है, एकदम रातों रात में जो बिल बन जाते हैं और सुबह उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखिए मैडम, आज बीजेपी जो कुछ कर रही है उसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, सेकुलर कांग्रेस ने, समझ रही ना। तो वो सब वही हैं। ये सवर्ण हिंदू के हाथ में सत्ता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, और पार्टियों में घुस जाते हैं वो, हमारे यहाँ उनकी एंट्री नहीं है। तो ये जो सवर्ण हिंदू एलिमेंट है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो बेस्ट एलिमेंट है हिंदुओं में, वही सारी फसाद की जड़ है इस मुल्क में। और उनको मैंने तो ऐसे भी कहा है कि अगर हमारे लोग इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें तो इंशाल्लाह ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता से बाहर होते ही इनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ब्राह्मण कहाँ हैं? नहीं, मोदी तो बनिया हैं। हाँ, बनिया कहाँ है? वो तो ओबीसी में आते हैं। नहीं, ओबीसी में नहीं आते, जबरन ओबीसी घांच मोदी बनिया, वो बनिया हैं, पक्के बनिया हैं। उन्होंने फ्रॉड करके अपने आप को उसमें डाला हुआ। ये बनिया नहीं है जी, ये बनिया नहीं है। वहाँ ये सवर्ण हैं, और सवर्णों के मतलब दलितों के ऊपर वहाँ जुल्म करने में इनकी जात सबसे आगे होती है। ये नहीं है, ये नहीं है। अगर दलित होते तो निश्चित तौर से दलितों की शर्म करते, किसी की शर्म, वो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं। राष्ट्रपति जी तो राष्ट्रपति तो अब क्या कहिए, वो तो गुलाम है, उनका मोहरा है। बाबा साहब ने कहा था कि दलितों के प्रतिनिधि को मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग। मतलब कांग्रेस, उस समय कांग्रेस थी,
कांग्रेस में होने की वजह से बाबा साहब ने कहा था ये पालतू कुत्ते बन गए हैं, जो काटना तो दूर भौंकने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, तो वो पालतू कुत्ते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर बैठा हो, चाहे कोई सर, कैसे विश्वास करे जब कोई भी पार्टी आती है, जनता कैसे विश्वास करे कि ये पार्टी हम लोगों के लिए सही करेगी? देखिए, वोट का अधिकार 5 साल के लिए मिला है, अगर 5 साल वो आपके काम नहीं आता, सरकार फिर वही ऐसे कोई सरकार नहीं सुन नहीं रही, सब हिंदुओं को वोट देना बंद कर दो, बाकी तो हम सब SC BC और माइनॉरिटी के लोग मिलके हम इसको संभाल लेंगे, देश हमारा है। ये सबड़े हिंदू एलिमेंट जो सब जगह बैठा हुआ है वो हमारे से धोखे से वोट ले जाता है, हमें उसको रोकना है। कास्ट हिंदू एलिमेंट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाने से रोकना होगा, इन्हें वोट देना बंद करना होगा, तो ये तभी ये सत्ता से बाहर होंगे, और सत्ता से बाहर होने के बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मैडम। अब हम इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, सबड़ हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें तो देश भी बचाएगा, संविधान भी बचाएगा, और पूरा ये देशवासी भी बचाएंगे निश्चित तौर से। ये सारे पूरी बदमाशी कर रहे हैं, ये सारे देश के दुश्मन हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये 3 मोदी, योगी और शाह, 3 इडियट भी बोलता हूँ, ये 3 इडियट मिलके देश को रौंद रहे हैं। अपने हिसाब से हमें इनको रोकना होगा, इनको भगाना होगा। भी अब खेल चला जा रहा है सरकार का, वो EVM पे ही है। हाँ, देखिए, EVM ईविल वोटिंग मशीन कहता हूँ मैं इसको, ईविल वोटिंग मशीन। ये अब तो यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा, EVM हटाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। थोड़े 10-20 लोग आंदोलन करके क्या होगा? नहीं, 10-20 इसको मास मूवमेंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास मूवमेंट में करना पड़ेगा। हम उसकी करेंगे सर आंदोलन? बस हम तो निकले हुए हैं, जल्दी आंदोलन होगा। बिल्कुल, EVM हटाओ, भाजपा भगाओ। क्या जनता इस चीज को समझेगी? समझेगी? नहीं, समझ रहे हैं, बाई एंड लार्ज लोग समझ रहे हैं, लेकिन दहशत की वजह से लोग नहीं आ रहे। इन 3 बदमाशों की दहशत की वजह से लोग सामने नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं इनसे। यहाँ भी यानी कि जनता भी चाहती है कि EVM हटे। रेलवे डिपार्टमेंट को इन्होंने बर्बाद कर दिया, रेल नहीं चला रहे हैं, नहीं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। जो लोग आए किस तरह से भटक के लोगों परेशान होकर लोग यहाँ पे आए, तो ये निश्चित तौर से EVM ही जड़ा, EVM का इनको मतलब EVM होने की वजह से इन्हें वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए जो ये लोग मनमानी कर रहे हैं, इनकी मनमानी को रोकने के लिए EVM हट जाए तो क्या लगता है कि इंकलाब आएगा और सत्ता परिवर्तन होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा था पॉलिटिकल राइट्स के लिए, बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर, जैसे मास्टर की कहा, उन्होंने पॉलिटिकल पावर के लिए, अगर पॉलिटिकल पावर के आप इज्जत के साथ, सुकून के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था जो पॉलिटिकल राइट हैं, मुसलमान हमारे लोग इस्लाम में चले दाखिल हो जाएंगे तो पॉलिटिकल राइट जो मुसलमानों को हासिल है और वो राइट हमें भी हासिल होंगे। क्रिश्चियनिटी के बारे में कहा कि चलो क्रिश्चियनिटी मान लेते हैं, एक बार को ठीक है, वहां भी जातवाद नहीं है, कास्ट नहीं है, लेकिन अगर हमारे 6 करोड़ जो अनटचेबल है अगर क्रिश्चियन हो जाएंगे तो यहाँ से अंग्रेज जाएगा नहीं, अंग्रेज यहाँ चल जाएगा, अंग्रेज हमारा 1000 साल के लिए गुलाम हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया। और तीसरा उनका कशीलेशन था, सिखिज्म। उन्होंने कहा सिख उस समय की बात है, उससे कमजोर भी है, उसमें इतना पावरफुल नहीं था, इतना सक्षम भी नहीं था, और वो पूरे देश में नहीं थे उस समय। उनकी तादाद मात्र 40 लाख थी सिखों, उन्होंने दिखाया। ऐसे पीछों में बदल जाती है, तो अगर आपका टाइम हो जाता तो न इस देश में आज मुसलमान पढ़ता और दलितों की पिटाई भाई बंद होगी होती। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, बड़ा भाई होने के नाते, दानिश्वर और दानिशमंद होने के नाते वो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इसने निभाई। लोग कहते हैं आए तो कैसे करें भाई, खाली भाषणबाजी से कहीं नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई आप ईद मनाते, ईद बड़ा त्योहार है, और ईद के टाइम पे तुम बड़े बड़े जलसे भी करते हो, लोगों को दावत देते हो, तमाम लोगों को धर्म सिर्फ मुसलमानों को मंच में दिखाई देता और कहीं नहीं दिखाई देता, तो उसमें आप तमाम पैसा खर्च करते हैं। अगर ईद मनाने की दावत, अगर ईद को गांव मोहल्ले शहर हर जगह अगर हम दलित भाइयों के साथ ईद मनाना शुरू करते हैं, अपने साथी भाइयों को मनाना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ जो खाएगा वो बचाएगा, जो खाता है पॉलिटिकल इतिहास से पहले हमें जो सोशल इतिहास है, कौमी इतिहास है, वो काम करना होगा। इसके लिए, इस बात के लिए हमें मुसलमान भाइयों का हेल्प भी रहना चाहिए, जो मिला होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो जो अहम जरूरी है। साहब, जब तक हम कौमी इतिहास का इस तरह से होगा, जब तक रोटी बेटी का ताल्लुक, रोटी से शुरुआत करते हैं, मुसलमानों को बेटी देने में हर्ज नहीं, देने में हर्ज नहीं, कोई बात होती है। और जो लोग मुसलमान बड़े वापस आपके कहने से यहाँ भी सुना होगा, वो बिल्कुल उसको जरूर मिले, वो रही कोई यही नहीं कहता कि कौन से कौन नहीं थे। तो जब तक जाति खत्म
नहीं होगी तब ये नहीं हो सकता। और जाति खत्म करने के लिए भाई देश सिंह को तेज मोहम्मद बनना पड़ा।